नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 27 सितंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, दो बहुप्रतीक्षित जो परीक्षा आपके सामने लगी हुई है, एक यूपीपीसीएस 2024 और एक आरओ की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्क्स आपके करंट अफेयर्स में आने चाहिए। और ना सिर्फ आपके मार्क्स करंट अफेयर्स में आने चाहिए बल्कि आपके मार्क्स अच्छे जो है जीएस के सेक्शन में अर्थात सामान्य धर्म में आना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको डेली टारगेट देता हूं। एक कॉपी हमने आपको बनवाई है उस टारगेट की कि आपको उसको टारगेट वाली कॉपी में आपको अपनी चीजों को लिखना है, जो मैं आपको टास्क देता हूं। यानी कि टास्क की कॉपी आपको हमने एक अलग बनवाई है। मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए हमने आपको एक कॉपी अलग बनवाई है। यानी कि यहां पर हम लोग ना सिर्फ करंट अफेयर्स को करते हैं बल्कि हम लोग जो आपकी स्टैटिक पोर्शन है अर्थात जो सामान्य धन के जो पोर्शन है या मुख्य परीक्षा के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि एक ही जगह पर आधे घंटे के भीतर हम लोग करंट के साथ अर्थात डायनेमिक पोर्शन के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन की तैयारी करते हैं, और जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और डिकोड एग्जाम के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और आइए हम लोग वीडियो को शुरू करें। उसके पहले एक सूचना जो कि इस समय मैं आपको डेली दे रहा हूं, अगर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी आरओ एआरओ है तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को अगर और बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप उसमें कुछ निखार चाहते हैं, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आपको जो है पूरे सिलेबस को कवर अप कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। क्या कुछ रहेगा आइए हम देखते हैं। इसमें बेसिकली 7,000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा? सुनिश्चित रिवीजन हेतु वीडियो टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी। क्या रहेगी? वीडियो टेस्ट सीरीज में रहेगी। इसके अलावा जो वर्तमान ट्रेंड है आयोग का, मैं बार बार कहता हूं कि यह चीज बहुत अहम होती है कि हम जो आयोग का जो बदलता हुआ ट्रेंड है क्वेश्चंस का, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करें। तो इसके लिए जो है क्या है, जो भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाएगी या जो की जा रही है वो बदलते हुए पैटर्न पर आधारित है। यानी कि कहीं ना कहीं आप आयोग के अनुसार ही अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाओगे। इसके अलावा इसमें बेसिकली क्या होगा कि टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज इसमें क्या होगा, डेली टारगेट फॉर रिवीजन, यानी कि 3 टाइम जो है आपको इसका इंपॉर्टेंट जो है रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें करा दिया जाएगा आपको रिवीजन के फॉर्म में। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि जो भी टेस्ट आपको कराए जाएंगे उनकी सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अपने आप में क्या एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा जिसमें से 3000 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप 3000 क्वेश्चन से अगर आप गुजर गए एक बार तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। और ये टेस्ट होगा, इसके जो क्वेश्चन होंगे भाई साहब, ये कैसे होंगे? ये बाइलैंग्वेज होंगे, अर्थात इसके क्वेश्चन बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। और इसका डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल्स जो इसकी व्याख्या होगी, वो आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोग्राम आपके लिए क्या है, बहुत ही बेहतर साबित होगा। और ऐसे में आपको ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। क्या मैसेज करना है आपको वहां पर लिखना है वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको मैसेज सेंड कर देना है। किस नंबर पर? व्हाट्सएप पे आपको भेजना है 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आप जो है वहां पर उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए आपकी सूचना। और अब हम आते हैं आज के जो है करंट के वीडियो पर। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग जो है क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं कल हमने जो आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए। तो हाल ही में किसे
मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? फटाफट मुझे बताइए। अपनी आंखों को बंद रखिए या फिर अपने सामने एक कॉपी रखिए और जैसे ही मैं प्रश्न बोलूं आप बिना देखे हुए क्या करिए, उत्तर अपने मन में देने की कोशिश कीजिए या तुरंत जो है नजरों को झुकाते हुए अपनी कॉपी को जो है कॉपी में अपनी चीज को लिखिए कि देखिए फिर क्या आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह में शामिल नहीं है? तो कल हमने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से 3 जो देश थे वो क्वाड में शामिल थे और एक देश क्वाड में शामिल नहीं था। ठीक है, तो चौथा देश नेपाल था, नेपाल शामिल नहीं था। 4 देश कौन कौन से हैं आप लोगों ने कल कमेंट के माध्यम से मुझे बताया था। मुझे अच्छा लगा कि कल आपने व्यापक रूप से कमेंट किया। ठीक है, हालांकि कल वीडियो हमारा लेट में गया था और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे होंगे तो आप लोग को शायद वो जानकारी मिल गई होगी, तो इस वजह से कल थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। बाकी थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना क्या हो गया है? अपराध हो गया है। यानी कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप देखते हैं, डाउनलोड करते हैं या इसका प्रसार करते हैं तो ये आप क्या होगा? अपराध होगा। किस अधिनियम के तहत? पॉस्को अधिनियम 2012। और इसी में जो इसका धारा 15 है, इसी को भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको व्याख्यात किया और एक्सप्लेन किया और कहा कि ऐसा करना जो है दंड की श्रेणी में आएगा। तो ये बात भी आपको जाननी क्या है? जरूरी है। इसके अलावा हाल ही में भारत की तरफ से किसके द्वारा 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग के बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो वो जो आपके मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा भारत का 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है भाई साहब आपका कहां पर? गोवा में। ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं, फिल्म महोत्सव जो होते हैं, बेसिकली वो गोवा में ही होते हैं अक्सर मामलों में। इसके अलावा अभी हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है? वो है आपका केरल। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है? फट से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और देखिए कि क्या आपने सही बताया। क्या हमने आपको बताया था कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है राज्य है? ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया, जो कि ये नोएडा में अभी जो है चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट जी का रिवीजन। और अब हम आते हैं जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए क्वाड कुल कितने देशों का समूह है? और हमने आपसे बताया था कि क्वाड आपके प्री और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 4 देशों का क्या है? ये बेसिकली समूह है। 4 देश कौन कौन से? कल आपने मुझे बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात 4 देश में शामिल है। कौन कौन से देश हैं जरा बताना एक बार मुझे दोबारा से, अगर या अपनी कॉपी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम आज के जो है प्रश्न पर, यानी कि आज के करंट पर। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर सबमिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया गया? कहां पर, किस देश में? अमेरिका में, जापान में, ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में? तो सिंपल सी बात है कि अभी हाल ही में अमेरिका की जो है यात्रा पर थे प्रधानमंत्री और वहीं पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो उन्होंने क्या है सबमिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को क्या किया है? संबोधित किया। और वहां पर अपने जो उन्होंने जो है कई सारी बातों पर फोकस किया, जिसमें से उन्होंने फोकस किया किस पे? उन्होंने फोकस किया आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सॉरी यहां पर होगा कौन, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण और सतत विकास जैसे मुद्दों पर जो है उन्होंने क्या किया? यानी कि उन्होंने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ठीक, पर्यावरण और सतत विकास जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये अहम पॉइंट थे, हालांकि कई बात मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन ये कुछ अहम मुद्दे थे। अब देखो ये जो यहां पर शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे, कौन कौन से आपको शब्द यहां पर देखने को मिल रहे होंगे? कौन कौन से यहां पे शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे? एक शब्द आपके सामने कौन सा है? एक शब्द है आपके सामने ये आतंकवाद, ठीक। दूसरा शब्द है आपके सामने साइबर सुरक्षा। तीसरा शब्द क्या है आपके पास? पर्यावरण। चौथा शब्द है आपके पास सतत विकास। ये जितने टॉपिक आपके हैं, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा यानी कि टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, ये चार के चारों टॉपिक आपके प्री प्लस मेंस के लिए, किसके लिए? प्री प्लस मेंस और भाई साहब इसके साथ साथ में एस्से के लिए, निबंध के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपके।
और इनफैक्ट अगर आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो इंटरव्यू में भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं पहला, कि जब भी आप फ्री होइएगा इन सभी टॉपिक्स पर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेंस की परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू सभी जो फैक्ट हो उससे संबंधित होंगे। जैसे कि सतत विकास तैयार करिएगा तो 17 एसडीजी लक्ष्य जो हैं उसको रेडी कर लीजिएगा। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास क्यों जरूरी होता है, इस पर नोट्स बना लीजिएगा। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद से भारत देश कैसा किस प्रकार से प्रभावित है, जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति क्या है, आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान सरकार क्या कुछ कर रही है, साइबर सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी में ये पार्ट आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के लिए हाल फिलहाल में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं, ये सभी बिंदु आपकी कॉपी में क्या होने चाहिए, नोट डाउन होने चाहिए। पर्यावरणीय जो भी मुद्दे होंगे अहम, उन पर आपके नोट्स होने चाहिए। अगर आप इन 4 टॉपिक को रेडी कर लोगे तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे प्री में। बाकी मुख्य परीक्षा में तो 1 प्रश्न, तो इससे 2 प्रश्न हर हाल में आता ही आता है। ये 4 के 4 टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है और गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। और ये टॉपिक निबंध के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरोग्य की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे। बिहार वाले ध्यान दें, और जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई दोस्त यार अगर बिहार से है तो बिहार तक जरा ये मेरा वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और देखता हूं कि कल तक ये मेरा वीडियो बिहार पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। बिहार वालों जरा होना बताना मुझे कि वीडियो पहुंचा या नहीं पहुंचा आप तक। ठीक, तो ये हो गया क्या। अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा क्या है, सिमिलरिटीज है। यहाँ के जो सांस्कृतिक और जो पारंपरिक जो त्यौहार हैं काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। तो बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप लोग चाहें तो बिहार पीसीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो आप चाहें तो वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स मेरा देखना मत भूलिएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरा वीडियो आपको बिहार पहुंचाना पड़ेगा। हालांकि बिहार तक है मेरा वीडियो, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं कि आप कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जो है क्या है, अपने आप में जीत है कि एशिया में दरअसल क्या हुआ है, ऐसा देश कौन सा है जिसको पछाड़कर भारत जो है क्या हुआ है, भारत बेसिकली क्या हुआ है, तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है एशिया में। कौन सा ऐसा देश जिसको उसने पछाड़ा है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन। तो भाई साहब जापान को इसने पीछे कर दिया है और एशिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में जो है ये उभरा है। कौन, आपका सुंदर सा प्यारा सा देश भारत। और आपको पता होगा कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या सामरिक दृष्टिकोण से भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में जो है और ये भारत की जो है जो सरकार है वर्तमान में वो निश्चित तौर पर एक बेहतर कार्य कर रही है इस मामले में। खासकर रोजगार के मुद्दे पर तो मैं नहीं कह सकता हूं कुछ, लेकिन हाँ इस मुद्दे पर वो काफी व्यापक काम कर रही है। और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति मजबूत हुई है और साथ ही साथ में सामरिक दृष्टिकोण से भी हम मजबूत हुए हैं। और इसी का यह प्रतिफल है कि एशिया महाद्वीप में हम सबसे बड़ी जो है क्या कहते हैं ताकतवर देश के रूप में सामने उभरे हैं। ठीक है, तो वो देश कौन सा है, जापान को इसने पछाड़ा है और जापान को पछाड़ करके देश जो है भारत हमारा का क्या है, तीसरे स्थान पर बेसिकली आ गया है। ठीक, याद देखिएगा। अब देखो, तो पहला पॉइंट सेम हमने आपको बताया। दूसरा, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की है। क्या, किन्होंने, लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की है और इसी रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि भारत ने जापान को पीछे किया और तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद भारत ने आर्थिक विकास की अपनी क्षमताओं में 4.2 की वृद्धि की। जब कोविड आया तो निश्चित तौर पर जब ऐसी कोई आपदा आती है तो सरकार को अपनी कमी, अपनी अच्छाई जानने का मौका मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई सरकार सजग होती है तो उन कमियों को देखती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। कोविड के बाद निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो जो है काफी बेहतर काम किए गए कोविड के बाद से और कई सारे परिवर्तन किए गए। ऐसे में भारत का आगे बढ़ना स्वाभाविक था और वही जो है रिपोर्ट में बात कही गई है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भविष्य के संसाधनों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि फ्यूचर जो प्लानिंग जो की इंडिया ने अपने आप में क्या की, बहुत अच्छी की। आपको पता होगा कोविड के समय में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं कम थे,
ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। ऐसे में सरकार को बहुत सारी कमियां दिखी और उसने भविष्य की जरूरतों के अकॉर्डिंग जो है चीजों को किया। यानी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइज कोई सिस्टम हो, सब कुछ सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या के अकॉर्डिंग, बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या मॉडिफाई करना शुरू किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम जो है जापान को पीछे करके हम सबसे शक्तिशाली देश के रूप में एशिया महाद्वीप में उभरे हैं। ठीक, इसके अलावा सूचकांक में भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ा, जो मैं आपको अभी मैं समझा रहा था कि कूटनीतिक रूप से भारत ने अपनी मजबूत स्थिति इस समय बना के रखी हुई है। वर्ष 2023 में भारत ने इस सूचकांक में शामिल देशों के साथ छठे सबसे अधिक संवाद में भाग लेकर अपनी राजनयिक गतिविधियों को बढ़ाया है। सूचकांक में 27 देशों और क्षेत्रों को उनके बाहरी वातावरण को आकार देने की क्षमता के आधार पर स्थान प्रदान करना है। इसके अलावा इसका दायरा पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में रूस और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका तक है। इसका प्रभाव जो है अपने आप में। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी रिपोर्ट्स की, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मेक इन इंडिया के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोग परिचित होंगे। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब, जल्दी जल्दी बताओ, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर मेक इन इंडिया की शुरुआत की बात करें तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। कब हुई थी, वर्ष 2014 में। तो अभी क्या चल रहा है, 2024। इस हिसाब से वर्ष 2024 में कितने साल पूरे हो गए, वर्ष 2024 में इसके साल पूरे हो गए कितने, 10 साल। 24 10 24, 14 10 24, तो ये हो गए 10 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को आप उत्तर निकाल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और 2014 में कब, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हाल ही में मेक इन इंडिया के 10 वर्ष क्या हुए हैं, पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने प्रमुख योजनाएं लागू की हैं और इन कार्यों से भारत के विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग परिदृश्य में क्रांति आई है। निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने क्या है, बहुत व्यापक परिवर्तन किया है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है क्या कहते हैं, व्यापक स्तर पर स्वरोजगार उत्पन्न हुए और रोजगार भी जो है इन्होंने उत्पन्न किए। मेक इन इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर भारत को इससे बहुत बड़े स्तर पर फायदा मिला। ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था भी हमारी क्या हुई, मजबूत हुई। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले यहां से। इसके अलावा उद्देश्य क्या था, भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और निवेश को प्रोत्साहित करना। आपको पता होगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कई सारे प्रोजेक्ट पर सरकार ने जो है भारत ने काम किया और उस पर अपनी महारत हासिल की, जीत अपनी हासिल की। तो मेक इन इंडिया निश्चित तौर पर देश के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इसके अलावा हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए क्या है, चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ जाता है। तो फिल्म कौन सी है वो, लापता लेडीज, स्त्री 2, कल्कि, ये काल्की होगा, कल्कि नहीं काल्की, काल्की या इनमें से कोई नहीं। फटाफट मुझे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भैया जी लोग, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लापता लेडीज को भी हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है। अब आप देखते हैं कि इसको पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अलावा आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि अभी किस किस फिल्म को ऑस्कर प्रदान भारत को किया गया है, कौन सी भारत की फिल्में हैं। ठीक है, अब देखिए हाल ही में लापता लेडीज फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए क्या है, चुना गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है आगे। इसके डायरेक्टर कौन है, किरण राव हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन डायरेक्टर कौन है, किरण राव। और यहां पर आप इमेज में जो है इसके पोस्टर को यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लापता लेडीज को। चलो, डेंगू संक्रमण होता है भाई साहब, देखो इस समय ये बहुत फैला हुआ है और परसों नरसों ही हमने आपसे कहा था कि आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए क्या है, जरूरी है। आप अच्छे रहें, आप स्वस्थ रहें, ठीक है, आप निर्भीक रहें। और इसके लिए हमने आपसे कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य का प्लीज आप लोग ध्यान रखें। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर तबियत नहीं सही है। तो मैं फिर कहता हूं कि आपको हल्का फुल्का फीवर आए तो आप पैसे का ना सोचें, किसी अन्य चीज के बारे में ना सोचें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और अगर वो जांच के लिए कहें तो जांच कराएं, रिपोर्ट देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना फिर मेडिसिन करें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डेंगू संक्रमण होता है किससे, मादा एनाफिलिस से, एडिस एजिप्टी से, साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका क्या,
ऑप्शन नंबर बी एडीज एजिप्टी से। और डेंगू में एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेंगू में जो गैर स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती हैं आप लोग उसको प्लीज मत लीजिएगा, अर्थात जो आपकी ब्रूफेन वगैरह होती हैं, ठीक है, एस्पिरिन वगैरह होती हैं, इन दवाओं को मत लीजिएगा, बहुत हार्मफुल हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इसीलिए डेंगू अगर होगा, डेंगू में आप पीसीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासिटामोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जो गैर स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती हैं उनको इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज। और विदाउट कंसर्न डॉक्टर के आपको कोई मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है, यह बात आपको ध्यान रखनी डेंगू वाले मामले में, ठीक है। बाकी देसी इलाज आप कर सकते हैं, पपीते की पत्ती का जूस और अन्य जो चीजें होती हैं आप उसको इस्तेमाल करिए। बाकी जो डॉक्टर आपके लिए बोलेगा वो करिएगा, क्योंकि स्पेशली कोई इस पर वैक्सीन अभी इस पर नहीं आई हुई है, ठीक है, और ये जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए आप लोग इससे प्लीज अवेयर रहिएगा एनी हाउ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स। तो डेंगू संक्रमण एडीज एजिप्टी से होता है, और ये जो एडीज एजिप्टी जो है ये बेसिकली जो मच्छर है ये चिकनगुनिया और पीत ज्वर जो होता है उसके लिए भी ये जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। यह मच्छर जनित एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है, ठीक है, खासकर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें खासकर जो है ये फैलता है। इसके अलावा यह डेंगू वायरस जीनस प्लेवी वायरस के कारण होता है। इसके अलावा यह मच्छर जो ये एडीज एजिप्टी है, ठीक है, मादा एडीज एजिप्टी, ये चिकनगुनिया और जीका वायरस, क्या जीका वायरस का भी वाहक माना जाता है, यह भी आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। लक्षण की बात अगर हम करते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तेज बुखार होता है, मांसपेशियों में इसको क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, इसको क्या हड्डी तोड़ बुखार भी उसको बोलते हैं। मांसपेशियों में पेन होगा, पसीना बहुत आएगा, ठीक है, वोमिटिंग वोमिट होने लगेगी आपको, इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसे नॉर्मल मत लीजिएगा, इसमें काफी ज्यादा केसेस जो है बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का जो है डेटा है इस पे, आप डब्ल्यूएचओ की साइट पे जाइएगा तो वहां पर डेंगू के बारे में डिटेल्स में चीजें दे रखी है, वहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 39 करोड़ लोग जो है डेंगू वायरस से क्या होते हैं संक्रमित होते हैं। 39 करोड़ लोग, बताओ, अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है अपने आप में, ठीक है। और ये बेसिकली यही बरसात के बाद जो है होना शुरू होता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, यह भी चर्चाओं में है भाई साहब। चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है, एनजीटी ने यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है मना कर दिया है। और एनजीटी यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं। और एनजीटी के बारे में हमने कई बार आपको वीडियो बताया है, और मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, फटाफट बताओ। पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है अपने आप जो है क्या निर्णयदाता अधिकरण है ये अपने आप में, ठीक है, मैंने बताया कई बार। एनजीटी आपके प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्री प्लस मेंस के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए। तो अगर आपने टास्क की कॉपी में अगर इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो ठीक है, और अगर कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसा मेरा दोस्त ऐसा है जिन्होंने एनजीटी के बारे में अपनी टास्क वाली कॉपी में इसको नोट डाउन नहीं किया है, वहां पर आप लोग एनजीटी के बारे में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहां पर है, ये असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये जो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य है बेसिकली ये है आपका कहां पर, असम में, ठीक है, कहां पर है, असम में, याद रखिएगा। तो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य असम के कछार जिले में बराक और सोनाई नदियों के बीच स्थित है। अब ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये जो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य है किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। आप तुरंत उत्तर देंगे, क्या देंगे, आप उत्तर देंगे कहां पर, जिला कौन सा है, कछार जिला है, और कछार जिले में बराक और सोनाई जो नदियां हैं इनके बीच में ये स्थित है, ठीक है, इनके बीच में ये फैला हुआ है या स्थित है, ऐसा आप जवाब देंगे, ठीक है। चर्चा में क्यों है, हमने बता दिया कि अभी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीटी, इसने क्या किया है, बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है, ठीक है, याद देखिएगा। इसके अलावा यह अभयारण्य जो है किंग कोबरा, आप लोग सुने होंगे, किंग कोबरा के लिए बेसिकली बहुत ही उपयुक्त स्थल माना जाता है, कौन, ये जो अभयारण्य है हम, ठीक है। इसके अलावा इस अभयारण्य को वर्ष 2022 में असम सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कुछ एक फैक्ट है, इनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कैंसर मून शॉट पहल की शुरुआत की गई, डब्ल्यूएचओ, क्वाड, आईएमएफ, नीति आयोग, जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जो उत्तर होगा कि अभी जो ये कार्यक्रम है कौन सा, कैंसर मून शॉट पहल, इसकी शुरुआत क्वाड समूह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा,
क्वाड समूह के द्वारा। और इस बार मैं आपसे बता रहा हूं कि कैंसर पर एक ना एक प्रश्न आएगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ठीक है, या ऐसी मेरी एनालिसिस कह रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए हमने कैंसर के बारे में कई सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो क्वाड ने अभी हाल ही में शुरू किया है, और अभी आपको पता होगा कि क्या है, हाल ही में क्वाड समूह के द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर देखभाल परितंत्र को मजबूत करना। और ये जो पहल की शुरुआत की गई है, इस पहल में भारत द्वारा, यानी भारत ने इस पहल के लिए 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है अनुदान दिया है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछ सकता है कि क्वाड समूह के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है कैंसर के लिए, इसमें भारत ने कुल कितना अनुदान दिया है, आप कहेंगे 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के कितने साल पूरे हो गए, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बहुत आसान सा प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बहुत पूछता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके हो गए हैं भैया कितने साल पूरे, 50, 60, 100, 124, तो इसके साल पूरे हो गए हैं 100। कब, कितने साल हो गए हैं, सी ऑप्शन इसका हो गया सही। और टास्क वाली कॉपी में आप लोग तुरंत क्या करिएगा, टास्क वाली कॉपी में आप लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से लिख लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपके बहुत आते हैं, और कब कब कौन कौन से स्थलों की खोज हुई आपको वो भी याद करना है। एक इसकी लिस्ट जो है बनी होगी कि कालीबंगा कहां पर है, इसकी खोज कब हुई थी, ठीक है, और अन्य जो स्थल हैं, कालीबंगा हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, इन सभी स्थलों की कब कब खोज हुई और किन किन के द्वारा खोज हुई, ये लिस्ट आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हड़प्पा सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, किस प्रकार से उसमें नगर प्रणाली थी और क्या क्या चीजें उसमें थी, ये सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। टास्क वाली कॉपी में ये काम आपको करना ही करना है, जब भी मिलेगा समय आपको कल कर लीजिएगा इसको, ठीक है, छोड़िएगा नहीं इस सब चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2024 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे हो गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में 20 सितंबर 1924 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है की घोषणा की थी। इन्होंने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की, और इस खोज में दयाराम साहनी का नाम आप सुने होंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का जो है क्या है, प्रमुख स्थान इसमें से जो है इसके लिए, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अब आज आपके लिए प्रश्न है एक सुंदर सा अच्छा सा, आप लोग बताइए कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस होता है कब मनाया जाता है, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 12 सितंबर। जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अभी अवेयर हैं। फटाफट आप लोग इसका कमेंट करिए, नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करिए, लेकिन इसका उत्तर दीजिए। हो सकता है आप इस उत्तर देने से बच जाएं, यही सेम प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ ले तो क्या कीजिएगा, फिर गोलगप्पा जैसे बैठे रह जाओगे, उत्तर गलत करके चले जाओगे या छोड़ के चले जाओगे। इससे अच्छा है कि हो सकता है यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लेगा, तो अगर नहीं आता होगा गूगल पे सर्च करोगे तो इसका उत्तर मालूम चल जाएगा, और कमेंट कर दोगे तो फिर वो याद भी रहेगा आपको हमेशा के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी प्रश्न मैं पूछा करूं उसका उत्तर आप लोग देने की कोशिश जरूर किया करिए। जहां पर आप लोग 1 घंटा बतिया सकते हो, चैटिया सकते हो, ठीक है, दुनिया भर के मैसेज कर सकते हो, वहां पर एक छोटा सा उत्तर भी आप दे सकते हैं। नहीं देंगे इसका मतलब फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और डरा मत करो कि कोई कमेंट आपके देख रहा होगा, कोई क्या सोचेगा, किसी से कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप अपना उत्तर दे, बात खत्म, मैं देख लेता हूं, बस बात खत्म, ठीक। चलो अब आपके लिए प्रश्न है मेंस के लिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मुख्य परीक्षा के लिए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से देश हैं ये हम लोग चर्चा कर लेंगे अगले दिन, लेकिन आपको पहले लिखना है इस पर शॉर्ट नोट्स कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसकी क्या महत्ता है, ये भी आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और भारत के लिए इसमें क्या कुछ जरूरी चीजें हो जाती हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, या इसका उत्तर लिख के देखिएगा, ओके। ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। संडे को करंट अफेयर्स मेरा नहीं आता, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और दूसरी बात कि सितंबर माह का करंट अफेयर्स आपको 2-3 दिन में जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर से मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।